आज मार्गदर्शक मीडिया के स्टूडियो में देश के प्रख्यात विचारक, समाजशास्त्री, समाज विज्ञानी और प्रयोगधर्मी बजरंग मुनि जी उपस्थित हैं और आज हम इनसे लोक स्वराज के विषय पर बातचीत करेंगे। मुनि जी, आप लोक स्वराज के पक्षधर हैं और लगातार लोक स्वराज के लिए देश में अभियान चला रहे हैं। लोक स्वराज गांधी का सपना था, लेकिन उसको मूर्त रूप देने के लिए आप अपने साथियों के साथ एक अभियान चला रहे हैं, जबकि देश की जनता को आप ये हमेशा कहते हैं कि चुनाव के समय अपना मूल्य चुकता कर लेना चाहिए, मूल्य उसका ले लेना चाहिए। हमेशा दर्जनों बार आपने कहा है, जबकि खुद देश की जनता दारू, मुर्गा, पैसा पर बिक जाती है। ये दोहरी बात है और फिर इस तरह की जनता को आप कैसे लोक स्वराज के लिए तैयार करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि लोक स्वराज कोई गांधी का सिद्धांत नहीं है, ये बहुत पुराना सिद्धांत है। लोक स्वराज जब समाज सर्वोच्च होगा और राज्य समाज का मैनेजर होगा, इसका मतलब है लोक स्वराज है। बीच के कालखंड में तानाशाही आ गई। अब जब तानाशाही आ गई तो तानाशाही से मुक्ति के लिए उस समय की परिस्थितियों का आकलन करके, भारत तो गुलाम था, उस समय ये लोग लोकतंत्र ले आए। अब भारत तो गुलाम था, तो गुलामी से जब मुक्ति मिली तो हमारे लोग उसी लोकतंत्र को एडॉप्ट कर लिए। लेकिन गांधी की इच्छा थी कि लोक स्वराज आवे, तो गांधी ने लोक स्वराज्य का नारा दिया। लेकिन दुर्भाग्य कि गांधी की बात नहीं मानी गई, गांधी की हत्या हो गई और लोक स्वराज्य वहीं से कब्र में चला गया। भाई, दुनिया तो लोक स्वराज्य को समझ ही नहीं रही थी, समझ तो रहा था भारत और समझ रहे थे गांधी। लोक स्वराज्य को पूरी तरह से उलट दिया गया और नाम आ गया लोकतंत्र, हो गई तानाशाही। यहाँ अब उसी तानाशाही में हम लोग जी रहे हैं। ये अप्रत्यक्ष तानाशाही है एक तरह से। कभी लोकतांत्रिक तानाशाही हो जाती है, कभी माने संसदीय तानाशाही आ जाती है। वर्तमान में न्यायिक तानाशाही चल रही है। अब इस तानाशाही में अगर हमसे कुछ कोई लेने आता है, मान लीजिए कि अगर कोई डकैत पिस्तौल दिखा करके हमसे और अगर कोई चीज लेने को कहे दे दो, तो हम चाहेंगे कि जो बच जाए। तो भाई, उसके पास सेना है, पुलिस है, संविधान है, कानून है, तानाशाही है पूरी तरह से। ऐसे में अगर हम कहते हैं कि जो मिल जाए सो ही ठीक है, तो हम लोगों को ये सलाह देते हैं कि लोकतंत्र की तो अभी गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि तानाशाही है एक प्रकार से। तो ये लोकतंत्र के नाम पर जो अर्ध तानाशाही चल रही है, ऐसे में मुफ्त में वोट क्यों दे? अगर कोई दुकानदार हमारे पास सामान खरीदने आता है और हम जानते हैं कि ये तो दुकानदार है, तो दुकानदार है तो अपना वोट बेचेंगे, जो देगा वो लेंगे, मुफ्त में क्यों दे? जब हमको ये लग जाएगा कि जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वो पूरी तरह ईमानदार रहेगा, वोट का व्यापार नहीं करेगा, हमारी मदद करेगा, हमारा अपना आदमी है, तो मुफ्त में दे देंगे। अभी जब अपना आदमी है ये नहीं है, वो दुकानदार है, तो दुकानदार को मुफ्त में क्यों दें? लेकिन हम लोक स्वराज्य के लिए जन जागरण करते रहेंगे। अभी हम पैसा लेकर के वोट दे रहे हैं, लेकिन जब लोक स्वराज्य आएगा
तब तो हम पैसा भी देंगे, वोट भी देंगे उसको। मैनेजर को हम लोग वेतन भी देते हैं और पावर भी देते हैं, दोनों देते हैं हम। तो जब राज्य हमारा मैनेजर हो जाएगा तो हम उसको पैसा देंगे और पावर भी देंगे। और जब राज्य हमारा व्यापारी है या डकैत है, लुटेरा है, तो जो मिल जाए सो ही ठीक है। इसमें मैं तो कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो मिल जाए सो ले करके ही वोट दो, अगर सामने वाला व्यापारी है तो। इसमें क्या गलत है भाई? मैं लोक स्वराज्य का पक्षधर हूं पूरी तरह से, कि जन जागरण लोक स्वराज्य के लिए होना चाहिए। और वर्तमान परिस्थितियों में अगर सामने वाला ईमानदार नहीं दिख रहा है, व्यापारी दिख रहा है, तो जो मिले सो ले लेना चाहिए, फ्री में वोट नहीं देना चाहिए। मुनि जी, देश की जो हालात है वर्तमान में, खास करके एक नुपुर शर्मा की जो घटना से सत्ता और लगातार मीडिया यह परोसने में कामयाब हो गया है कि हर हिंदू का पड़ोसी मुसलमान खराब होता है। इतनी दूरी लोगों ने बढ़ा दी है, और इसमें केवल मीडिया ही नहीं बल्कि सत्ता का भी हाथ है। इस तरह के हालात में आप लोक स्वराज की बात सोचते हैं, ये तो बहुत कठिन दिख रहा है। तो आप जो वर्तमान हालात है उससे कैसे निपटेंगे और उसके बाद कैसे लोक स्वराज को ले आएंगे? आपके पास क्या तरीका है? भाई देखिए, लोक स्वराज्य राज्य देगा नहीं, एकदम सत्ता से जुड़े लोग। क्योंकि भाई लोक स्वराज्य को सामने लाने के लिए संविधान को तंत्र से मुक्त कराना होगा, और वो तंत्र के नियंत्रण में है अभी एकदम। तो हमारे पास अभी कोई उपाय नहीं है। अब उपाय हमारे पास थे चार उपाय में पहला उपाय जयप्रकाश जी ने शुरू किया। जयप्रकाश जी ने कहा कि हम संसद में जाएंगे और संवैधानिक तरीके से संविधान को मुक्त करा देंगे कब्जे से। नहीं हो पाया। दूसरा प्रयत्न किया अन्ना जी ने कि हम ऐसा स्वरूप खड़ा करेंगे जनता का कि वो लोग समझौता करके और कुछ दे देंगे, पूरा नहीं देंगे तो आधा सुधा दे देंगे। धोखा खा गए बेचारे, जेपी भी धोखा खा गए, अन्ना भी धोखा खा गए। अब तीसरा तरीका था जन जागरण का। तो जन जागरण के लिए गांधी तो मारे ही गए थे, जेपी और अन्ना फेल हो गए। तो अब क्या उपाय है? कोई उपाय दिख नहीं रहा। ये तीसरा तरीका था। चौथा तरीका जो मैंने ट्यूनीशिया वगैरह में हुआ या लीबिया में हुआ, सीधा सीधा मारो पीटो, तो हिंसा के बल पर हुआ। चौथा तरीका उचित नहीं है। तब अब वर्तमान में दो तरीके वो फेल हो गए, तीसरा तरीका ठीक नहीं है, तो चौथा तरीका सिर्फ हमारे पास बचा है जन जागरण का। जब जनता जागृत हो जाएगी, लोक स्वराज्य को ठीक समझने लग जाएगी, उसके अंदर अपनी भूख जागृत हो जाएगी, तो जनता मार्ग निकाल लेगी। आप पूछ रहे हैं कौन सा मार्ग निकालेगी? वो जनता निकाल लेगी जो मार्ग निकल सकता है परिस्थितियों के अनुसार। पहला मार्ग निकलेगा, दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, चौथा निकलेगा, क्या होगा वो जनता कर लेगी। हम जनता में जन जागरण तो करें लोक स्वराज्य के लिए, तो हम इस चौथे मार्ग को भी साथ में लेकर चल रहे हैं कि लोक स्वराज्य के लिए जन जागरण किया जाए। इतना ही तो मैं कर रहा हूँ अभी, और तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ अभी। मुनि जी, आप एक मौलिक विचारक हैं, और आप जब साम्यवाद का, इस्लाम का, नेहरू का, अंबेडकर की जब नाम आता है तो आप असहज हो जाते हैं। आप सहज भाव से आप जवाब नहीं देते हैं। तो क्या एक मौलिक विचारक को असहमत रहते हुए भी उसको आदर देना चाहिए लोकतंत्र में? तो आप अपनी बात उनसे असहमत रहते हुए भी सहज भाव से क्यों नहीं उनको लेते हैं? आप क्यों रिएक्ट करते हैं?
ऐसे आप रिएक्ट करेंगे तो आप मौलिक विचारक हैं, आपका लक्ष्य लोक स्वराज लाना है, तो ये आप आपके अपने में कमी दिखती है कि आपका ये स्वभाव में है? नहीं, देखिए, अब मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं। अब अगर रावण का नाम आने से, कंस का नाम आने से अगर हमारे अंदर कोई रिएक्शन हो जाता है तो हम इसके लिए क्या करें? तो ये सब जो जिन लोगों ने हमको गुलाम बनाकर रखा, साम्यवाद माने तानाशाही, तो साम्यवाद का मतलब तानाशाही, नेहरू का मतलब तानाशाही, अंबेडकर का मतलब अति स्वार्थी। जब इस प्रकार के लोग, जिन लोगों ने गांधी को धोखा दिया, जिन लोगों ने लोक स्वराज्य को धोखा दिया, उनके नाम आते हैं तो हमारे अंदर रिएक्शन होता है। नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूं नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि मैं कोई उतना बड़ा देवता तो हूं नहीं भाई। तो इसलिए मन में गंदे लोगों का नाम सुन करके थोड़ा सा मेरा चेहरा थोड़ा बदल जाता है, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा चेहरा न बदले। क्योंकि अब भाई मैं, देखिए, मैं 60-70 वर्ष तो रह गया गृहस्थ, 2-4 बरस से मुनि बना हूँ, 5-10 साल से, साल भर से संन्यास लिया हूँ। बदलेगा, आप आश्वस्त रहिए कि धीरे धीरे बदल जाएगा। लेकिन भाई इस प्रकार के गंदे लोगों का नाम आने से थोड़ा सा रिएक्ट तो होता है, ये बात मैं स्वाभाविक मानता हूँ। इसको आप गलत भी मान सकते हैं, लेकिन और थोड़ा देखते चलिए। मुनि जी, जिस तरह से इस घटना से, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि एक नुपुर शर्मा की घटना से इस देश में गृह युद्ध जैसा हालात बन गया है। और गृह युद्ध जैसा हालात बनने में एक विचारक की जो सोच होती है, जो उसकी जो मतलब जिधर जो सोचता है, इस दौर में विचारक की जो भूमिका होती है बहुत अहम हो जाती है। देश की जनता टकटकी लगाई रहती है कि बजरंग मुनि जी का इस सवाल पर क्या विचार है, उनका क्या संदेश है, वो किधर जा रहे हैं। जबकि आप अपने बातचीत के दौरान नुपुर शर्मा के पक्ष में झुका हुआ दिखाई देते हैं, और एक बड़े तबके जो 20% लोग हैं, 20 करोड़ जो मुसलमान अल्पसंख्यक है, उसके प्रति आप थोड़ी सी नफरत आपकी झलकती है। तो ऐसे में एक विचारक को संतुलित एक भाषा का एक दिशा देने की जरूरत है। आप कैसे आप देना चाहते हैं? नहीं, आप ये सोच लीजिए कि जब कृष्ण जब उन लोगों को समझा रहे थे, दुर्योधन वगैरह को तो समझा रहे थे, तो उनकी भूमिका अलग थी। लेकिन जब कृष्ण ने मान लिया कि युद्ध तो होगा ही, और जब अर्जुन पीछे हटने लग गया, तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि है अर्जुन, अब युद्ध तो होगा, मारो। अब कृष्ण की भूमिका तो बदल गई वहां पर। तो मैं एक विचारक हूं, और मेरा ये स्पष्ट मत है कि अगर सामने वाला कहता है कि गृह युद्ध तो होगा ही, हम बातचीत से हम आपको 5 गांव भी नहीं देंगे, तो जब होना ही है, तो मैं लोगों को कह रहा हूं कि जब होना ही है तो जल्दी हो जाए, कौन सा उसमें देर करने की जरूरत है, हो जाए फटाफट। भाई एक बात बताइए कि मुकुल शर्मा ने या नुपुर शर्मा ने जो कहा, मैंने भी कहा गलत है, मैंने भी कहा नुपुर शर्मा ने गलत कहा है, तो आप थाने जाइए, कानून का सहारा लीजिए। आप पत्थर चलाएंगे, आप गोली चलाएंगे, तो आपको क्यों नहीं बम से उड़ा दिया जाए? मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई पत्थर चलाता है तो मारो गोली उसको। ये रांची में जो ये सब दुए आदमी को तो मारे। अगर ये रहते, ये रांची के जगह अगर इस तरह से गुंडागर्दी करते इलाहाबाद में, तो 100-200 मारे जाते उस वहां। तो योगी के शासन में नहीं कर सकते हैं,
रांची बताइए, इस तरह से गुंडागर्दी, आग लगा देंगे, हम फलाना कर देंगे, मुकुल सरबा। अरे कानून का सहारा लो जो तुम, तो हम ही कानून का सहारा लेने के लिए और तुम गुंडागर्दी करने के लिए हो, तो हम कानून के सहारे तुमको कुचल देंगे। अभी तक कोई पत्थर तो नहीं उठाया है किसी दूसरे ने, पत्थर तो वही लोग उठा रहे हैं। पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया जा रहा है, पत्थर का जवाब कानून की गोली से दिया जा रहा है, संवैधानिक तरीके से दिया जा रहा है, कहीं कानून नहीं तोड़ा जा रहा है। तो इन लोगों को मैं अर्जुन को समझा रहा हूं कि इस समय मोह करने की जरूरत नहीं है। अगर मोह करोगे तो गुलामी आ जाएगी, और इसलिए मारो। तो मैं तो कह रहा हूं सरकार को कि मारो जो कानून तोड़ता है उसको। इसमें भाई गलत क्या है? मैं तो कह रहा हूं, मैं एक विचारक हूं, तो विचारक होने का मतलब मैं कायर थोड़े हूं। परिस्थिति अनुसार हिंसा करनी चाहिए। मुनि जी, आप गांधी के अनुयायी हैं, आप हिंसा की भी बात कर रहे हैं, और मोदी जी पर भी एक चार्ज है कि उन्होंने 2002 में बड़े पैमाने पर उन्होंने नरसंहार किया है। और जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो 11 दिन जेल में रहे हैं वो दंगा भड़काने में, और जा कर के आपको याद होगा कि लोकसभा में रो रहे थे। जब खुद दंगा भड़काने में के आरोप में आप जेल जा चुके हैं, आप लोकसभा में जाकर के रोए हुए हैं, तो फिर आप इस तरह की बदले की भावना से क्यों काम कर रहे हैं? आपको तो भी कानून पर भरोसा रखना चाहिए कि तो मैं तो कानून पर ही भरोसा रख रहा हूं। अगर मोदी जी ने गुजरात में अगर कानून के मुताबिक उन लोगों को नहीं मरवाया होता, मान लीजिए, तो आज प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। मोदी जी ने वहां उपद्रवी लोगों को सीधा चलना सिखा दिया। इसलिए मैं उसी समय कहा कि अब भारत को मोदी सरीखे प्रधानमंत्री की जरूरत है, उस समय, और केवल एक आधार पर कि मोदी जी ने उपद्रवियों को सीधा चलना सिखा दिया। योगी जी जेल गए, रोए, वो सब ठीक है। अब योगी जी सीधा चलना सिखा रहे हैं, तो योगी जी को तो माने हमको ये लगता है कि इस समय भारत का गृह मंत्री योगी को ही होना चाहिए, इनके बजाय जो अभी हैं। तो इनके जगह अगर योगी बन जाए तो बड़ा सिखा देंगे। मैं आज ही देख रहा हूँ, साफ कर देंगे सबको, एकदम से शांत हो जाएंगे सब। तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं तो एकदम कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जो उस समय किया वो बिल्कुल कानून सम्मत तरीके से किया, पूरी तरह ठीक किया। इन लोगों को सीधा चलना सिखा दिया, मरवाया, एकदम सही किया वो जो मरवाया तो इन लोगों को। और योगी जो किए वो भी ठीक किए अभी, तो बिल्कुल ठीक तो हो रहा है, इसमें क्या गलत है? जो अच्छा करे उसकी प्रशंसा होनी ही चाहिए। मैं मोदी का, योगी का, अमित शाह का प्रशंसक हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुनि जी, 1898 का एक कानून है राजद्रोह का, अंग्रेजों के द्वारा। उस समय जो अंग्रेजों के खिलाफ जो धरना करता था, जो प्रदर्शन करता था, उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगा के जेलों में बंद कर देते थे। आज ईंटा पत्थर चलाने वाले के खिलाफ जो नाबालिग हैं, जो बच्चे हैं, जो एक पत्थर भी चला दिया, उसको राजद्रोह जैसे कानून में आप बंद कर रहे हैं। ये क्या न्यायिक संगत है? ऐसा आप सहमत हैं? आपको जनता ने जनादेश दिया है और आपको कोई पसंद नहीं करता है, तो जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में असहमत रहने का भी तो अधिकार है। संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है कि हम आपसे असहमत हैं तो आपके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन संवैधानिक दायरे में कर सकते हैं। लेकिन आप राजद्रोह जैसे कानून लगा करके लोगों को कुचल रहे हैं, यह क्या न्याय संगत है? एकदम गलत है आपका आरोप।
गलत ही नहीं, एकदम झूठ है। कोई कानून बना ही नहीं है इस तरह का अभी तक। जो कानून स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के टाइम में था, जो भी कानून था, आप कह रहे राजद्रोह का कानून, कोई बदलाव नहीं हुआ है, वही कानून अभी भी है। उस समय जिस तरह से वो करते थे उस तरह अभी ये भी करते हैं। कानून में कहाँ कोई बदलाव हुआ है अभी तक। ये जरूर है, मेरा यह मत है अपना। मैं साहब, मैं बदलने की बात नहीं कर, उस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, मैं ये कहा चाहता हूं। ठीक बात है, क्योंकि आपका कहना ये है कि उस समय जो कानून था वो हिंदुओं को दबाने के लिए बनाया गया था, मुसलमानों को मिला करके, कम्युनिस्टों को मिला करके। फिर द्वारा तो मुनि जी, ये 1858 की हम बात कर, 98 की, अंग्रेजों के द्वारा। मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजों के जाने के बाद उस कानून को हटाया क्यों नहीं गया, क्यों बना के रखा गया? तो बना के इसलिए रखा गया कि कोई सिर न उठावे। कोई सिर नहीं उठाया तो कानून का उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि भाई माने मुसलमान और कम्युनिस्ट तो सरकार में शामिल थे एकदम, तो सरकार में शामिल थे, कोई पत्थर मारिए नहीं रहा था। हिंदू दब गया था, एकदम दबा दिया गया था, कुचल दिया गया था, तो पत्थर मारिए नहीं रहा था। पत्थर नहीं मार रहा था तो कानून का उपयोग नहीं हो रहा था। कानून तो बना के रखा गया था उस समय। तो जो कानून आपने बना के रखा था, उसी कानून में अब अगर सोनिया और राहुल भी जेल जाते हैं उसी कानून के अंतर्गत, उसी संविधान के अंतर्गत, तो इसमें गड़बड़ क्या है? न संविधान में बदलाव हुआ है, न कानून में बदलाव हुआ है। जो कानून आप बना के रखे थे वही कानून आप पर उपयोग हो रहा है। पत्थर चलाएंगे तो राष्ट्रद्रोह में जाएंगे। लेकिन मेरा एक मत है कि किसी भी परिस्थिति में, लोकतंत्र में, किसी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, कोई अनुमति नहीं होना चाहिए। कानून बनना चाहिए ऐसा, जो अभी तक नहीं बना हुआ है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन क्रिया की स्वतंत्रता आपको नहीं है। क्रिया तो आपको माने कानून के अनुसार करना पड़ेगा। तो मेरा ये मत है कि संविधान में संशोधन करके, और जिस प्रकार चाइना वगैरह में प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध है, उसी तरह भारत में होना चाहिए, जो अभी नहीं है। मुनि जी, आप एक मौलिक विचारक हैं और हर विचारक को मुझे लगता है कि तटस्थ रहना चाहिए। जैसा कि आपकी जो भूमिका है वो दिख नहीं रही है तटस्थ वाली। जब आप इतने बड़े देश में आप तटस्थ, आपकी भूमिका नहीं रहेगी तो देश की जनता लोक स्वराज के लिए कैसे तैयार होगी? नहीं, मैं तो तटस्थ ही नहीं हूँ। नहीं, मैं जब देख रहा हूँ कि एक वर्ग पत्थर चला रहा है और एक पत्थर खा रहा है, तो मैं तटस्थ हो जाऊं दोनों के बीच में? अपराधी और निरपराध के बीच में तटस्थ होने का क्या प्रश्न है? निष्पक्ष होना चाहिए, तटस्थ नहीं। तो तटस्थ कैसे होंगे? अगर कोई नदी में डूब रहा है तो हम किनारे सिर्फ खड़े तो नहीं रहेंगे। अगर हम तैरना जानते हैं तो जाएंगे। तो जब जहां भी कोई झगड़ा होता है, झगड़ा फसाद कुछ भी होता है, तो मैं रास्ता बदल के नहीं जाता हूं, बल्कि रास्ता बदल कर उसी रास्ते से जाता हूं। ये मेरा स्वभाव है। तो मैं तटस्थ नहीं हूं, निष्पक्ष हूं। पक्ष किसी का नहीं लूंगा, लेकिन जायज के साथ खड़ा रहूंगा, जायज का पक्ष लूंगा। तो इसमें क्या गलत है भाई? अगर कोई पत्थर चला रहा है तो मैं तो उसके खिलाफ बोलूंगा। तो इसमें मेरे हिसाब से तो कुछ भी गलत नहीं है। हमको तो बोलना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूं। तो इसलिए आप अगर तटस्थता का ये आशय लेना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है होने दो, हमसे क्या मतलब है, मैं उस तरह का तटस्थ नहीं हूं। मुनि जी, अंतिम सवाल है कि आप लोक स्वराज के लिए सत्ता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोक स्वराज को लाना चाहते हैं, और जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम सत्ता को कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सत्ता को मैसेज मैं दिया, बहुत साल तक दिया।
मैं राजनीतिक सत्ता में घुसा और मैं सोचा कि वहाँ जा कर के बदलाव कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो दिल्ली गया, 5 साल दिल्ली रहा और दिल्ली रह करके और राजनीतिक लोगों को संदेश दिया लोक स्वराज्य का, कुछ नहीं हुआ वहाँ भी। उसके बाद ऋषिकेश गया, धर्म गुरुओं को कहा कि सब लोग लोक स्वराज्य में एक हो जाओ। धर्म गुरुओं ने कहा कि हमको पूजा पाठ से मतलब है, इससे हमको क्या मतलब है लोक स्वराज्य वगैरह से। तब जब सब जगह से निराश हो गया, अब मैं जनता को संदेश दे रहा हूँ। हम कोई संदेश नेता लोगों को नहीं दे रहा है, क्योंकि नेता यह सुनने वाले नहीं, मानने वाले ही नहीं है वो तो अब हम जनता को संदेश दे रहे हैं लोक स्वराज्य का, कि भाई अब हम लोग लोक स्वराज्य की दिशा में मार्ग खोजें। यही तो मेरा संदेश है एक ठो, बस यही तो मैं कह रहा हूँ। लोक स्वराज्य ही एकमात्र समाधान है और कोई समाधान नहीं, दूसरा समाधान है ही नहीं। लोग पूछते हैं कि बताइए पूरे दुनिया में कहाँ है। अरे भाई, दुनिया में रहा होता तब तो मैं बता देता कि वहाँ है, कहीं नहीं है दुनिया में, क्योंकि दुनिया को मार्ग तो भारत दिखाता है और भारत दिखाएगा अब लोक स्वराज्य का मार्ग। गांधी नहीं सफल हो पाए, जयप्रकाश नहीं सफल हो पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग निराश हो जाएंगे। करेंगे हम लोग तो लोक स्वराज्य आएगा, इसमें कोई माने चिंता की बात नहीं। जनता जागृत हो रही है। मुनि जी, मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान दुनिया में एक ऐसा शोध संस्थान है, यहाँ भारी पैमाने पर शोध हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, तत्कालीन समस्याओं पर चर्चा हो रही है, स्थानीय समस्या को लेकर के वैश्विक समस्याओं पर विमर्श हो रहा है, वो बहस हो रहा है। तो इस संकट में भारत में जो गृह जैसा जो माहौल बना है, उसमें मार्गदर्शक सामाजिक संस्थान शोध संस्थान की क्या भूमिका होगी? हम लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम लोग क्या करेंगे इसे? नहीं, हम तो मार्गदर्शक, तो हम तो केवल मार्गदर्शन देंगे, हमारा कोई काम दूसरा नहीं है। विश्वामित्र का काम है राम को तैयार करना। अगर राम तैयार नहीं होते हैं तो विश्वामित्र अपने को मानेंगे कि हम फेल हो गए। तो अगर देश में वातावरण नहीं बना लोक स्वराज्य के पक्ष में, तब मैं ये समझूंगा कि मैं फेल हो गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि जनता फेल है। राम अगर तैयार नहीं होते हैं तो राम की गलती नहीं है, गलती विश्वामित्र की है कि राम को तैयार नहीं कर सके। तो अगर जनता में लोक स्वराज्य का वातावरण बनेगा तो मैं संतुष्ट रहूंगा कि बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं बना तो मैं अपनी असफलता मान लूंगा, ये है मोटी बात। लेकिन जनता गलत नहीं है कि सारी जनता ही गलत है, गलत तो मैं हूं। लेकिन आप आश्वस्त रहिए कि हम लोग लोक स्वराज्य का संदेश भारत से भारत को नहीं दे रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। हम लोक स्वराज्य का संदेश भारत को नहीं दे रहे हैं, हम भारत से दुनिया को दे रहे हैं कि दुनिया में लोक स्वराज्य आना चाहिए। हम पूरे समाज की चिंता कर रहे हैं, केवल भारत की चिंता नहीं कर रहे हैं। ये मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी।